Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. Please note you can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about how amendment to Assam Cattle Act has made it more stringent, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. So देखिए, आप सबको पता होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था कि पिछले साल अगस्त 2021 में असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून पास किया था, असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021, और इस कानून की मदद से ऑन ओल्ड लॉ जिसका नाम था असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1950 उसको रिप्लेस किया गया। और इसको रिप्लेस इसलिए किया गया था क्योंकि माना जा रहा था कि जो पुराना कानून था दैट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड लीगल प्रोविजंस टू रेगुलेट स्लॉटर कंजम्पशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स। तो ठीक तरीके से कैटल्स के स्लॉटर कंजम्पशन या ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट नहीं कर पा रहा था पुराना कानून, इसलिए नया कानून लाया गया। जो नया कानून है इसकी मदद से बांग्लादेश से आने वाले जो कैटल स्मगलर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को बहुत हद तक रेगुलेट किया जा सकता है, और इस नए कानून की मदद से कैटल्स के स्लॉटर कंजम्पशन और ट्रांसपोर्टेशन पे लिमिटेशन लगाया जाएगा। ये जो कानून था जो 2021 अगस्त में लाया गया, इनिशियली इट वाज एप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड्स ऑफ कैटल्स लाइक काऊ, बुल्स, बुलक, बुफेलोस, लेकिन बाद में इसके डेफिनेशन से बुफेलोस को रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। बाकी स्टिल इट इज़ एप्लीकेबल फॉर काउज, बुल्स एंड बुलक्स। ये करेंटली न्यूज़ में क्यों है? हमने देखा कि अगस्त 2021 में इसको पास किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में फिर से न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि असम लेजिस्लेटिव असेंबली की विंटर सेशन में वापस से इस कानून में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है, और इस अमेंडमेंट की मदद से इस कानून को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है। तो अगर ओरिजिनल प्रोविजंस देखे जाए, पहले हम लोग ओरिजिनल प्रोविजंस देखेंगे जो अगस्त 2021 में कानून लाया गया था उसके प्रोविजंस देखेंगे, और फिर करंट अमेंडमेंट को देखेंगे। तो ओरिजिनल प्रोविजन जो है इट टॉक्ड अबाउट स्लॉटर ऑफ काउज। तो देखिए, जो 1950 वाला कानून था वो कहता था कि स्लॉटर ऑफ, इट्स ओरिजिनल प्रोविजन देखते हैं, इट इज़ अबाउट स्लॉटर ऑफ कैटल्स। तो 1950 वाला जो कानून था इट सेड कि कैटल स्लॉटर इज़ अलाउड, कैटल को काटा जा सकता है, स्लॉट किया जा सकता है, बशर्ते ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। देयर एज शुड बी 14 ईयर्स और अबोव, और दे शुड बी डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर वर्क अकॉर्डिंग टू लोकल वेटनरी ऑफिसर। तो मुद्दा ये है कि जो 1950 वाला कानून था उसकी मदद से एक कैटल को स्लॉटर किया जा सकता था अगर उस कैटल की उम्र 14 साल से ज़्यादा है, या फिर उस कैटल को अनफिट फॉर वर्क डिक्लेयर कर दिया है लोकल वेटनरी ऑफिसर ने। लेकिन जो नया कानून लाया गया है इसके हिसाब से ये तमाम प्रोविजंस अभी भी एप्लीकेबल हैं, यानी कि अभी भी एक कैटल को स्लॉटर किया जा सकता है अगर वो 14 साल से एज उसकी ज़्यादा है या अनफिट फॉर वर्क डिक्लेयर किया गया है, एक्सेप्ट फॉर काऊ। काऊ को अब स्लॉटर नहीं किया जा सकता इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एज और इवन इफ इट हैज़ डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर वर्क। तो काऊ का स्लॉटरिंग अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया। दैट इज़ द सिंपल प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ दैट वाज ब्रॉट इन अगस्त 2021। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जैसे कि जो कानून अगस्त 2021 में लाया गया उसमें सेक्शन 7 कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैटल विदाउट वैलिड परमिट विल बी बैंड। तो अगर आप कैटल को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग इट इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर अप्रूवल लेना होगा। विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अगर आप ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे देन अ केस माइट बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। तो मुद्दा ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फॉर एनी लीगल पर्पस, मे बी फॉर एनिमल हस्बेंड्री और यू आर टेकिंग इट टू एनिमल मार्केट, तो उस केस में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। और ये प्रोविज़न इसलिए लाया गया था ताकि बांग्लादेश से आने वाले कई सारे कैटल स्मगलर्स हैं जो हमारे यहाँ से कैटल्स को चुरा करके स्मगलिंग करके बांग्लादेश लेकर के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए 2015 का डाटा कहता है अकॉर्डिंग टू बीएसएफ का डाटा, ये 1.5 लाख से भी ज़्यादा कैटल सीज किए थे बीएसएफ ने। ये डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। भाई 1.5 लाख से भी ज़्यादा कैटल सीज किए हैं बीएसएफ ने, सोचिए कितने चुरा करके ले गए होंगे।
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बीएसएफ के सर्विलेंस के कारण ये कैटल्स का स्मगलिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम हुआ है। 2021 में बस 20,415 कैटल्स बीएसएफ ने सीज किए हैं। वापस इस मुद्दे पर आइए। सेक्शन 7 जो ओरिजिनल 2021 अगस्त में लाया गया था कानून, वो कहता है कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी हो रहा है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी असम के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन अब नया जो कानून है उसमें यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया है। ये कहता है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में आपको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स विल बी रिक्वायर्ड अ वैलिड डॉक्यूमेंट ओनली इफ इट इज़ गोइंग आउटसाइड स्टेट। तो देखिए कहता है कि द न्यू अमेंडमेंट नाउ अलाउज मूवमेंट फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड दैट दीज डू नॉट क्रॉस द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। तो भाई एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप बांग्लादेश में कैटल्स को स्मगलिंग करेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे। एंड दोज ट्रांसपोर्टिंग द कैटल्स आर रजिस्टर्ड अंडर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी डिपार्टमेंट एंड हैव परमिट्स टू ट्रांसपोर्ट द कैटल। तो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैटल जो होना चाहिए वो एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर होना चाहिए। तीसरा जो प्रोविजन था ओरिजिनल कानून में कि देयर विल बी नो परमिशन टू सेल ऑफ बीफ इन अ प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड एरियाज बाय हिंदू, जैन्स और सिख्स or any other non-beef eating community or within 5 kilometer radius of a temple, satras or any Hindu religious institution। तो टेम्पल, सतराज या इन सब के लोकेलिटीज़ के 5 किलोमीटर के रेडियस में बीफ बेचा नहीं जा सकता है। उसके अलावा इंस्पेक्शन का प्रोविज़न था। एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ SI एंड अबोव along with a veterinary officer or other authorized officers by the government will have power to enter and inspect any premises where offences are suspected to be committed। तो SI ऑफिसर से SI लेवल से ऊपर का जो ऑफिसर है वो किसी भी प्रेमाइसेज में अगर उसको लगता है कि यहाँ पे बीफ कंजम्पशन हो रहा होगा या कैटल का इलीगल तरीके से स्मगलिंग हो रहा है या स्लॉटरिंग हो रहा है, तो वहाँ पे SI या ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स को अथॉरिटी है कि अलॉन्ग विथ ए वेटनरी ऑफिसर वहाँ पे रेड कर सकते हैं। और अगर कोई भी इंसान ये इस कानून को ब्रीच करता हुआ पाया जाएगा तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 8 ईयर्स। यानी कि अगर कोई मान लो 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर बीफ बेचता हुआ पाया गया, या मान लो कि अगर कोई काउ स्लॉटरिंग करता हुआ पाया गया, तो उसको 3 साल से लेकर के 8 साल तक की सज़ा हो सकती है। 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है, और अगर रिपीट ऑफेंडर होगा तो उसकी सज़ा डबल कर दी जाएगी। ये तो ओरिजिनल कानून था। अब जो मौजूदा अमेंडमेंट लाया गया है इन द विंटर सेशन ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको देखते हैं। पहला अमेंडमेंट तो हमने पहले ही देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के है कि पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए हैं। अब तमाम जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स उसको कम कर दिया गया है। लेकिन अब दूसरा अमेंडमेंट देखा जाए, अक्वायर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम इलीगल कैटल ट्रेड विल बी सीज्ड। तो मान लीजिए कि अगर पुलिस को शक होता है कि अभी तो नहीं, लेकिन कोई एक इंसान या कोई एक फैमिली जो पहले उसने इलीगल कैटल ट्रेड करके या कैटल स्लॉटरिंग करके अगर पैसा इकट्ठा किया है, प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, तो उस प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। तो इसके लिए नियम ये है कि पिछले 6 साल में अगर कोई भी इस तरह का ऑफेंस किया गया है, देखिए ये कानून भले अभी लाया गया 2021 में, लेकिन पहले भी तो 1950 वाला कानून था जो कैटल के स्लॉटरिंग पे, इलीगल सेल पे रिस्ट्रिक्शन लगाता था। तो अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा परिवार पाया जाता है जो पहले 1950 के कानून को ब्रीच करके, यानी कि कैटल की स्मगलिंग या स्लॉटरिंग करके अगर उसने धन इकट्ठा किया है, प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, तो उसकी प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जा सकता है। ध्यान रहे इसके लिए जो टाइम फ्रेम लगाया गया है वो 6 साल का लगाया गया है, यानी कि पिछले 6 साल के अंदर अगर किसी ने भी इस तरह का क्राइम किया है, इलीगल कैटल ट्रेड करके पैसा कमाया है, तो उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी को सीज की जा सकती है, उसके ऊपर केस रजिस्टर किया जा सकता है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन द अक्यूज्ड। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक इंसान है, इस पे अगर पुलिस ऑफिसर्स ने एलिगेशन लगा दिया कि भाई तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो तुमने इलीगल कैटल सेल करके कमाई है, इलीगल कैटल ट्रेड करके कमाई है पिछले 6 सालों में, तो अब नॉर्मली कैसा होगा, नॉर्मली कैसा होता है कि जिस पे भी एक्यूजेशन लगाती है पुलिस का काम होता है ये साबित करना। नॉर्मल जनरल केसेस में कैसा होता है कि मान लीजिए पुलिस ने कहा कि भाई सर कोर्ट में लेकर के गए इस इंसान को और कहा कि सर इसने चोरी की है,
तो पुलिस का काम होता है कि इसने चोरी की है उसका प्रूफ कोर्ट के सामने रखे। दैट मीन्स इन जनरल केसेस it is the duty of the police or any other prosecuting agency to prove कि the accused has committed crime। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होगी प्रूफ लाने की। लेकिन इस कैटल लॉ में कानून कमेंट करके क्या लिखा गया है कि अगर पुलिस ने एलिगेशन लगा दिया कि इस इंसान ने ये प्रॉपर्टी जमा की है बाय इंगेजिंग इनटू इलीगल कैटल ट्रेड, तो उस केस में इस इंसान की जिम्मेदारी होगी अब प्रूफ करना कि नहीं सर, ये प्रॉपर्टी जो है मेरी इलीगल कैटल ट्रेड से नहीं आई है, किसी और सोर्सेस से आई है। दैट मीन्स द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन द अक्यूज टू प्रूव हिज और हर इनोसेंस। उसके अलावा देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ ऑक्शन ऑफ कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। तो बहुत बार कैसा होता है कि बांग्लादेशी जो स्मगलर्स आते हैं वो कैटल्स लेकर के जो स्मगलिंग करके जा रहे होते हैं उनको पकड़ा जाता है, तो उनकी व्हीकल्स, बोट्स या वेसल्स सीज कर लेता है बीएसएफ। अब नियम ऐसा है कि उनके व्हीकल्स, बोट या वेसल्स को पब्लिक ऑक्शन कराया जाएगा आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर एन अप्रोप्रिएट कोर्ट। तो कोर्ट के सामने ये सब रखा जाएगा और फिर उसको बेचा जाएगा, ऑक्शन कराया जाएगा और बोली के बेसिस पे लोग उसको खरीदेंगे, और जिससे इन तमाम जो सीज किए हुए व्हीकल्स, बोट्स या वेसल्स हैं उनका इस्तेमाल हो पाएगा। अब इस कानून को बहुत हद तक क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, खासकर अमेंडमेंट को। अमेंडमेंट के बाद तो सरकार ने और भी ज़्यादा अधिकार दे दिए हैं पुलिस को, जिससे हो सकता है कि पुलिस ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे खासकर माइनॉरिटी सेक्शन को। तो क्रिटिसिज्म में पहला क्रिटिसिज्म है डिसप्रोपोर्शनेट पावर टू द पुलिस। क्रिटिक्स कहते हैं कि अमेंडमेंट के बाद तो और भी ज़्यादा पावर दे दिया गया है पुलिस को रिगार्डिंग सर्च ऑफ ए प्रॉपर्टी इवन इफ इट इज़ एक्वायर्ड थ्रू एन इलीगल ट्रेड इन पास्ट 6 ईयर। तो ऐसे हालात में पुलिस जो है, पुलिस की रेंट सीकिंग एटीट्यूड, रेंट सीकिंग मतलब हफ्ता वसूलने की एटीट्यूड, ये बढ़ सकती है, एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी बढ़ सकती है। पुलिस, ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पुलिस कह सकती है कि तुम हमें हर महीने कुछ हफ्ता दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि तुमने ये जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की है ये तुमने इलीगल कैटल ट्रेड करके इकट्ठा की है पिछले 6 सालों में। तो दैट इज़ हाउ बाय गिविंग डिसप्रोपोर्शनेट पावर टू पुलिस द गवर्नमेंट हैज़ नाउ allowed police to have more exploitative or extractive tendency and rent seeking approach। पुलिस अब आम आदमी को, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया के अंदर ट्रेड या फ्रीडम ऑफ कॉमर्स हमें हमारा संविधान प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो मौजूदा कानून है, ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है ऑफ कैटल्स, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 301 के अगेंस्ट है। और जब भी इस तरह के कोई कानून बनते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन से कॉन्ट्राडिक्टरी लगता हो, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कानून बनाता है, तो वैसे हालात में स्टेट लेजिस्लेचर को वो कानून जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजना चाहिए थ्रू द गवर्नर, और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन ना करें तब तक वो कानून नहीं बनना चाहिए, इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम है। तो मौजूदा जो कानून है आसाम कैटल प्रिजर्वेशन लॉ, इट अपीयर्स टू बी इन कॉन्ट्राडिक्शन विद आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हमें पूरी तरह से आज़ादी है ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इट अपीयर्स टू बी इन कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कानून है इट अपीयर्स टू बी इन कॉन्ट्राडिक्शन विद आर्टिकल 301, इसलिए हमारे गवर्नर को इसको रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहिए, जो नहीं किया गया है। तो दिस इज अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू एसोसिएटेड विद दिस लॉ। और तीसरा है ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म ऑफ आर्बिट्ररी 5 किलोमीटर रूल। अपोजिशन पार्टीज़ कहती हैं कि भाई हमारे स्टेट के अंदर तो अलग अलग जगहों पे कहीं पे भी छोटा सा पत्थर रख करके भी एक टेम्पल बनाया जा सकता है, और कहीं पे भी अगर छोटा सा भी पत्थर रख करके टेम्पल बना दिया गया तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी मान लीजिए कि कैटल मीट सेल करता हुआ पाया गया, बीफ सेल करता हुआ पाया गया, तो उस केस में क्या होगा, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो सकती है। सो सच आर्बिट्ररी 5 किलोमीटर रूल हैज़ पोटेंशियल टू इन्फ्लेयर कम्युनल टेंशन, उससे काफ़ी ज़्यादा कम्युनल टेंशन्स बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस 5 किलोमीटर रूल। कोई भी छोटा पत्थर, कोई भी पेड़ जिसके खिलाफ, जिसके आसपास लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं, वो सब रिलीजियस लोकेशंस माने जाएंगे, और उस केस में कहीं आपके पूरे स्टेट में, हमारे पूरे स्टेट में कोई भी ऐसा एरिया नहीं हो सकता जहाँ पे 5 किलोमीटर की रेडियस में कोई ना कोई रिलीजियस मॉन्यूमेंट ना हो, ऐसा क्रिटिक्स कह रहे हैं अपोजिशन पार्टीज। और वैसे हालत में इट इज़ टेक्निकली ए काइंड ऑफ बैन ऑन बीफ कंजम्पशन। सो दिस 5 किलोमीटर रूल इज़ आर्बिट्ररी। तो इन तमाम तरह के क्रिटिसिज्म पे हमारी सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि देखिए,
हमने जो कानून लाया है, दिस हैज़ बिन ब्रॉट इन लाइन विथ आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ पार्ट ऑफ DPSP, जो कहता है कि स्टेट्स आर एंडेवर्ड टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स। तो भाई हमारा फंड DPSP कहता है कि हमें काउज और काव्स के स्लॉटर को प्रोहिबिट करना है। हमने इसी DPSP के मैंडेट को इम्प्लीमेंट किया थ्रू लॉ। सो व्हाट्स सो न्यू इन दिस। और इसके अलावा हमारी सरकार ने ये भी जस्टिफिकेशन दिया है कि एंटी काउ स्लॉटर लॉ आसाम सरकार अकेली ऐसी सरकार नहीं है जिसने लाया है, इसके पहले भी कुछ सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान या मध्य प्रदेश, जो इस तरह का कानून ला चुकी हैं। The next article is taken from international segment. It is about Trincomalee oil tank farm, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो करंट न्यूज़ क्या है देखिए, त्रिनकोमाली एक छोटा सा पोर्ट सिटी है श्रीलंका के अंदर, यहाँ पे कहीं पे, और त्रिनकोमाली में एक इस तरह का ऑयल स्टोरेज टैंक फार्म डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे ऑयल को स्टोर किया जा सकता है, क्रूड ऑयल को, और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जितनी श्रीलंका की रिक्वायरमेंट नहीं उससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। तो नेचुरली इंडिया का इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑयल स्टोर किया जा सकेगा और इंडिया उसमें अगर पार्टनर रहेगा तो नेचुरली इंडिया की जब भी ऑयल की ज़रूरत होगी तो हम इस ऑयल टैंक फार्म से ऑयल को ले सकते हैं। तो इंडिया कई सालों से कोशिश कर रहा था कि जो त्रिनकोमाली में ऑयल टैंक फार्म डेवलप किया जा रहा है उसमें इंडिया को भी एक पार्टनर बना लिया जाए। करंट न्यूज़ ये है कि श्रीलंकन सरकार ने अब भारत की कंपनी इंडियन ऑयल की सब्सिडरी कंपनी है लंका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसको इस त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म के अंदर 49% स्टेक दे दिया है। तो भारत की कंपनी इंडियन ऑयल है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है लंका IOC, उसको 49% स्टेक मिल गया इस त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म में, जबकि 51% शेयर श्रीलंका की ही कंपनी है सेलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, उसको दिया गया है। तो नेचुरली जो वहाँ की लोकल कंपनी है उसका स्टेक ज़्यादा है, इंडियन कंपनी लंका IOC का 49% स्टेक है। अभी जो त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म है, इसको डेवलप करने के लिए इंडिया और श्रीलंका ने बहुत पहले एक अग्रीमेंट साइन कर लिया था 1987 में ही। 1987 में इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, जो भारत सरकार और श्रीलंकन सरकार के बीच में, जिसको राजीव जयवर्धने अकॉर्ड भी कहते हैं, 1987 में साइन किया गया था इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द LTTE इंसर्जेंसी। तो उसी इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड में इस त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म को जॉइंटली डेवलप करने की बात की गई थी। वो बात अलग है कि आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। आफ्टर अबाउट 34 ईयर्स इस प्रोजेक्ट को अब इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत की इस कंपनी को अप्रूवल दे दिया है श्रीलंका ने। तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे इस त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म प्रोजेक्ट का? मान लीजिए कभी इंडिया श्रीलंका पे सवाल आ जाए, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पे सवाल आ जाए, जो आ सकता है, या फिर मान लीजिए कि इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे सवाल आ जाए, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया एंड श्रीलंका हैव साइंड एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू जॉइंटली डेवलप त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म वेयर इंडियन कंपनी लंका IOC विल हैव 49% स्टेक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म है, इट इज़ बीइंग जॉइंटली डेवलप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इट वाज डिसाइडेड वे बैक इन 1987 इन इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड। तो इंडियन श्रीलंका अकॉर्ड जो 1987 में साइन किया गया था, उसकी बेसिक हिस्ट्री भी यहाँ रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो देखिए, आप सबको पता है कि श्रीलंका के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया, जस्ट लाइक इंडिया दे रूल्ड श्रीलंका ऑल्सो। और 1815 से लेकर के 1948 तक श्रीलंका के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल रहा। अब ब्रिटिशर्स कैसा है कि ये तमिलनाडु वाले एरिया से, यहाँ पे साउथ में, चूँकि यहाँ पे भी ब्रिटिश का रूल था, श्रीलंका पे भी ब्रिटिश का रूल था, तो तमिलनाडु वाले एरिया से ब्रिटिशर्स कई सारे तमिलियंस को ले जा करके इन्होंने श्रीलंका के नदर्न रीजन में सेटल कराया, जिसको जाफना प्रोविंस भी कहते हैं श्रीलंका का। तो यहाँ पे कई सारे तमिलियंस को सेटल कराया ताकि इन तमिलियंस को से काम कराया जा सके इन द फील्ड ऑफ कॉफ़ी, टी एंड रबर प्लांटेशन। तो तमिल्स इस एरिया में सेटल हो गए। हुआ क्या कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स ने कई सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लिए इस एरिया में, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। तो धीरे धीरे तमिल्स काफ़ी डेवलप हो गए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो तमिल जिनको ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी हो गई, जबकि ये मेन एरिया में रहने वाले जो ओरिजिनल श्रीलंकन लोग हैं, जिनको सिन्हाला कहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल तमिल्स के सामने खराब थी, पुअर थी।
लेकिन ये सिन्हाला थे मेजॉरिटी, तमिल्स थे माइनॉरिटी। तमिल्स को लाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा मेनली, और यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी इंप्रूव कर दी थी, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल सब दे करके। जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ तो श्रीलंका डेमोक्रेटिक भी हुआ, और डेमोक्रेसी होने के बाद हुआ क्या कि जो सिन्हाला मेजॉरिटी है उसका कंट्रोल गवर्नमेंट पे ज़्यादा हो गया, और इसके बाद सिन्हाला मेजॉरिटी धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेट करने लगी अगेंस्ट द तमिल्स, and that started a kind of conflictual relation between Tamilians of Sri Lanka and Sinhala majority of Sri Lanka. हुआ क्या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि तमिल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया। बहुत सारे तमिल्स की सिटीजनशिप राइट छीन ली गई, उनके पॉलिटिकल राइट्स लाइक वोटिंग राइट्स या जॉब राइट्स फॉर तमिल्स वेयर लिमिटेड। ऑफिशियल लैंग्वेज वाज मेड ओनली सिन्हालीज। तो पहले तमिल और सिन्हाली दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज थे, बाद में उन्होंने सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इस कारण से तमिल लोगों को नौकरियां मिलने में तकलीफ होने लगी। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स निकल के आए उस टाइम में अगेंस्ट तमिल्स, और यही कारण है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तमिल्स को एक बात समझ आने लगी कि अब हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, बिकॉज सिन्हाला मेजॉरिटी इज नॉट अलाउइंग अस टू हैव एनी काइंड ऑफ सोशल, सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स। और फिर तमिल्स ने एक इंसर्जेंट ग्रुप बनाया, एक टेररिस्ट ग्रुप आप कह सकते हैं, जिसका नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1976, और इसका लीडर था प्रभाकरन, एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन होमलैंड इन तमिल। तो ये LTTE का डिमांड था कि हम इस एरिया को इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं श्रीलंका से, हम इसको एक इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे। And after that, a lot of conflict happened between LTTE insurgent group and Sri Lankan army that led to a kind of civil war, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट सिविलियन तमिल्स भी मारे गए। और इस कारण से जब तमिल्स मारे जा रहे थे, इनोसेंट सिविलियन तमिल्स मारे जा रहे थे, तो नेचुरली इंडिया के अंदर जो तमिल्स थे उन्होंने भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि भाई देखिए हमारे जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ और इनके तमिल्स के बीच में काफ़ी क्रॉस कल्चरल रिलेशन था। आप समझिए कि इंटर कंट्री मैरिजेज भी होते थे, यहाँ के तमिल्स इन यहाँ और ऐसे तमिल्स यहाँ, तो मतलब काफ़ी क्रॉस कल्चरल रिलेशन होने के कारण जब यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गया और सिविलियन इनोसेंट तमिल्स मारे जा रहे थे, तो इंडिया के तमिल्स ने भारत सरकार के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया, और फिर भारत सरकार ने इस मामले में इंटरवीन किया, इंडियाज इंटरवेंशन। क्योंकि LTTE वाज डेवलप्ड इनटू फुल फ्लेज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इनोसेंट सिविलियन तमिल्स मारे जा रहे थे, फिर इंडिया ने इंटरवेन किया, बिकॉज मेनी तमिल पीपल, आई जस्ट सेड, ऑन द इंडियन साइड हैड ए कल्चरल और फैमिलियर रिलेशन विद द तमिल इन द सिविलियन तमिल्स इन द श्रीलंकन साइड, राइट। तो उसके बाद भारत सरकार ने इंटरवेंशन करने के बाद ये अग्रीमेंट साइन हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसको हम लोग इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड कहते हैं, या जिसको राजीव जयवर्धने पीस अकॉर्ड कहते हैं, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट JR जयवर्धने के बीच में अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें और उसी अकॉर्ड के बीच में जहाँ पे कई सारी बातें लिखी गई, उसमें से एक बात लिखी गई थी कि इंडिया एंड श्रीलंका विल जॉइंटली डेवलप त्रिकोण माली ऑयल टैंक फार्म। इस राजीव जयवर्धने पीस अकॉर्ड या इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड में बात की गई कि इंडिया ने कहा कि वी विल टॉक टू LTTE एंड वी विल कन्विंस देम टू सरेंडर, लेकिन उसके बदले में श्रीलंकन सरकार को ये प्रॉमिस करना होगा कि तमिलियंस को पॉलिटिकल, सोशल, सिविल, इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएंगे। और श्रीलंकन सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि वी विल ब्रिंग अमेंडमेंट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल गिव social, economic and political rights to Tamil, and accordingly 13th amendment was brought into the Sri Lankan constitution in 1987. 13th amendment पास होगा, तमिल लोगों के लिए अलग प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाए गए, उनको पॉलिटिकल राइट्स दिया गया, तमिल इंजॉयड ऑटोनोमस राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो भारत ने कहा था कि हम LTTE को सरेंडर करवाएंगे, वो हम करा नहीं पाए। LTTE का जो लीडर प्रभाकरन है वो अलग ऑटोनोमस तरीके से एक्ट करने लगा, एंड ही वाज नॉट कन्विंस्ड बाय इंडियाज आर्ग्यूमेंट, और इस कारण से जो सिविल वॉर है वो यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 2 more decades, इट कंटिन्यूड टिल 2009 व्हेन प्रभाकरन वाज किल्ड। इसी प्रोसेस में LTTE को सरेंडर कराने के प्रोसेस में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वाज सेंट टू श्रीलंका, जिसमें हमारी भी कई सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी। अल्टीमेटली दैट हैड लेड टू assassination of Rajiv Gandhi also, you know all that. So this is how Trincomalee oil tank farm is related with India Sri Lanka peace accord. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
The next article is taken from national segment. It is about cyber crimes against women, and this topic is important from our syllabus paper 2 Indian society point of view, especially from the women issues. तो देखिए हाल फिलहाल में विमेन के अगेंस्ट साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं. साइबर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन या फिर विमेन आर मोर वल्नरेबल टू साइबर क्राइम्स, इस तरह के सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, खासकर पेपर 2 में, या आप सोच सकते हैं एक एस्से में भी इस तरह का कुछ इशू आ सकता है, बिकॉज हर साल एक ना एक एस्से विमेन इशूज़ पे आता ही है. तो इसके लिए कुछ कंटेंट है आज के इस आर्टिकल में, ज़रा देखते हैं क्या है. देखिए हाल फिलहाल में क्या डेवलपमेंट हुई है. एक वेबसाइट है गिटहब. गिटहब वैसे देखिए एक इस तरह का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग एक दूसरे को कुछ जॉब देते हैं, कैजुअल जॉब देते हैं, भाई हमारा ये प्रोजेक्ट कर दो, उसके बदले में पैसे ले लो. इस तरह का ओपन सोर्स वेबसाइट है गिटहब. लेकिन ये गिटहब में हुआ क्या है हाल फिलहाल में, देयर वाज एन ऑनलाइन सेल ऑफ अबाउट 100 ऑड मुस्लिम वुमेन्स ऑन दिस ऐप. भाई इस तरह का सेल लगा था कि बाय वुमेन, जैसे भाई हम सामान खरीदते हैं, कमोडिटीज़ खरीदते हैं, उस तरह का सेल फॉर वुमेन था. इसी तरीके का इशू पिछले साल भी निकल के आया था जब वीमेन्स वेर बीइंग सोल्ड इन द नेम डील्स ऑफ द डे. सच अ डीह्यूमनाइज्ड एडवर्टीजमेंट वॉज पुट, सच अ डीह्यूमनाइज्ड लैंग्वेज वॉज पुट, इनडिग्निफाइड, कि सेल डील्स ऑफ द डे बाई वीमेन, राइट. सो इसके बाद से ये डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई कि विथ एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम has become even more acute and the victimization of women with help of these cyber technology has even become more serious. Women ज़्यादा vulnerable हो रही हैं और इस तरह के इशूज़ देखिए कि women are being sold online, how inhuman it is, and with the advent of technology, especially with help of cyber technology, the vulnerability of women have increased. So let us see various kinds of cyber crimes that are committed against women. Cyber stalking, जिसमें विमेन की जो प्रोफाइल है, अलग अलग फेसबुक प्रोफाइल, अलग अलग प्रोफाइल पे जो स्टॉकर्स हैं उनको स्टॉक करते हैं, अलग अलग चैट्स भेजते हैं. बहुत बार सच चैट्स आर बीइंग सेंड विच आर अगेंस्ट डेकोरम. डिस्कशन फोरम में विमेन का फ़ोटो वगैरह कहीं डाल देते हैं, अलग अलग वेबसाइट के थ्रू विमेन को वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. हरासमेंट थ्रू ईमेल्स, ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग, बुलिंग वाया ईमेल, साइबर डिफेमेशन, कोई झूठी खबर या डिफेमेशन की बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे विमेन के बारे में लिखा जाता है. दिस इज़ अनदर वे ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन. या मॉर्फिंग, विमेन की उनकी मान लीजिए किसी भी प्रोफाइल कहीं से पिक्चर ले लिया, व्हाट्सअप से ले लिया, फेसबुक से ले लिया, उसको एडिट कर दिया, दैट इज़ नोन एज मॉर्फिंग. मॉर्फिंग आजकल और ज़्यादा खतरनाक हो गया है विथ हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल नॉर्मली मॉर्फिंग किया जाता तो वो समझ आ जाता है कि भाई ये मॉर्फ फोटो है, ये एडिटेड फोटो है. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जब मॉर्फिंग की जाती है तो वो समझ में नहीं आता कि ये मॉर्फ्ड है या एडिटेड फोटो है या एडिटेड वीडियो. इट अपीयर्स टू बी मोर रियल. और मॉर्फिंग विथ हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नोन एज डीप फेक, विच मेक्स विमेन मोर वल्नरेबल. देखिए मॉर्फिंग मतलब ओरिजिनल फोटो के ऊपर कुछ एडिटिंग करना, बट अगर मॉर्फिंग डन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ नोन एज डीप फेक. डीप फेक एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये मोनालिसा की पिक्चर आप सब जानते हैं, राइट. अब मोनालिसा की पिक्चर वीडियो में कैसे कन्वर्ट होगी जरा देखो, यही है डीप फेक. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसको बोलता हुआ गाता हुआ भी दिखा दिया हमने. तो डीप फेक्स आर फेक डिजिटल मीडिया कंटेंट, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस दैट आर मैनिपुलेटेड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो अगर मोनालिसा को हम बोलता हुआ बना सकते हैं तो किसी विमेन के किसी भी इमेज को, वीडियो को हम या लोग जो हैं इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ भी बना सकते हैं, ऑब्सीन कंटेंट भी बना सकते हैं. And that is how vulnerability of women has increased, especially in the age of this digital media and rise of cyber technology. With rise of deep fake, women are becoming more and more vulnerable. क्या स्टेप्स लिए गए हैं हाल फिलहाल में वो जरा देखते हैं. तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्कीम चलाया है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम टू प्रोटेक्ट वीमेन अगेंस्ट साइबर क्राइम. उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कुछ सजेशन दिया है, ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कि लेट अस हैव एन ऑनलाइन विमेन स्पेसिफिक क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट, लेट अस हैव अ मॉनिटरिंग यूनिट फॉर साइबर क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, एंड वी शुड डू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द वर्क फोर्स दैट आर इंगेज्ड इन साइबर सिक्योरिटी, स्पेशली विथ कीपिंग द वीमेन सिक्योरिटी इन माइंड.
The next article is taken from Assam segment. It is about State Bank of India and Numaligarh Refinery Limited agreement. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हाल फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रही है, जैसे कि एक बायो रिफाइनरी लगाया जा रहा है जिसमें बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी होगा, यानी कि बैम्बू से इथेनॉल निकाला जाएगा, जिस इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल एंड डीजल। उसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड अपना ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी एक्सपैंड कर रहा है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी विल बी एक्सपैंडेड अबाउट 3 टाइम्स फ्रॉम 3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम टू 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। इसमें टोटल खर्च होगा अबाउट समवेयर क्लोज टू 28,026 करोड़ रुपीज़। और ये जो ट्रिपल एक्सपेंशन किया जा रहा है कैपेसिटी का 3 मिलियन मेट्रिक टन से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक, जिसमें लगभग 28,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसी से रिलेटेड ये करंट आर्टिकल है। ये 28,000 करोड़ रुपए जो खर्च होंगे कैपेसिटी को ट्रिपल करने के लिए, उसमें से लगभग 18,000 करोड़ रुपए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 12 बैंक्स का कंसोर्शियम, यानी कि 12 बैंक्स का एक तरीके का ग्रुपिंग मिल करके नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को देगा 18,000 करोड़ रुपए। ये जो 12 बैंक्स का कंसोर्शियम है जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 18,000 करोड़ रुपए देगा, दिस कंसोर्शियम विल बी लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आने वाले एपीएससी प्रीलिम्स में तो आपसे बिल्कुल इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो एक्सपैंड किया जा रहा है, उस एक्सपेंशन के लिए जो बैंक्स का कंसोर्शियम बनाया गया है जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को फंडिंग करेगा, वो कंसोर्शियम का हेड या लीड बैंक कौन सा है, इस तरह का सवाल तो आपसे जरूर पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। काटसा लॉ इनमें से किन किन कंट्रीज के अगेंस्ट सब्जेक्टेड है? रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 3, 4 ऑप्शन बी। एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस and Umlingla Pass is in southern Ladakh region. So the correct answer will be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.